साथियों नमस्कार, आपका स्टडीज़ परिवार में स्वागत है। लीजिए आज का हमारा टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंट कमेटीज़। जिन बच्चों का डीजेस का एग्ज़ाम है दिल्ली जुडिशरी का, उनके एग्ज़ाम में कमेटीज़ के ऊपर क्वेश्चन आराम से बनते हैं और देखे गए भी हैं अगर आप प्रीवियस से पेपर चेक करेंगे। ओके, तो आज हम क्या करेंगे, कुछ जो इम्पोर्टेंट कमेटीज़ हैं जो कुछ लगभग आप कह सकते हैं 1 साल से या फिर कुछ उससे पहले टाइम की इम्पोर्टेंट है, हमारे एग्ज़ाम के हिसाब जो इम्पोर्टेंट बनते हैं उसको हम कवर करेंगे। चलिए समझ आ रहा, वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी इम्पोर्टेंट कमेटीज़। आइए सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। देखिए ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता हो, भारतीय संविधान में अभी हमारा एक अमेंडमेंट हुआ था। अमेंडमेंट कौन सा अमेंडमेंट है हमारा? 103rd अमेंडमेंट, 103 अमेंडमेंट था, जिसने क्या किया था, जो बात करता है रिजर्वेशन के लिए, किन के लिए? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, है ना। आपका 10% रिजर्वेशन है वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए रखा गया था। और साथ में क्या किया गया, साथ में कुछ पैरामीटर है तय किए गए किसको इसका बेनिफिट मिलेगा, जिसमें से एक पैरामीटर था कि जो आपकी एनुअल इनकम है 8 लाख से कम होनी चाहिए। जिनकी कम है वो इस पर्टिकुलर आपका रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा पाएंगे। ओके, पहली बात। अब दूसरी बात क्या है, ये मुद्दा फाइनली हमारा कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो फाइनली क्या होता है, इसको लेकर कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी का नाम क्या बोलते हैं हम उसको? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कमेटी। अब मुद्दे की बात समझिए, अभी भी इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, कमेटी न्यूज़ में है, तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा थोड़ा देखना पड़ेगा। देखो बात समझना, क्वेश्चन जो बनता है, क्वेश्चन बनता है कि इस कमेटी के मुख्य या प्रमुख या हेड कौन है, ये आपने ध्यान रखना होता है। तो देखिए इस कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो आपके सामने हैं। वो कौन कौन है? एक है हमारे अजय भूषण पांडे जी। ये कौन है? ही इज़ अ फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं। ओके, ही इज़ द चेयरमैन, सो दिस इज़ द मेन पर्सन। इस बात को आपने ध्यान रखना। अगर बात करें रिकमेंडेशन की, इस जो आपकी कमेटी है, इस कमेटी ने रिकमेंडेशन किया है, क्या बोला है कि जो आपका एलिजिबिलिटी है वो 8 लाख रखिए पर एनम, जिनको इसका बेनिफिट मिलेगा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को। और बाकी अन्य पैरामीटर के बारे में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट की है। तो इस रिपोर्ट कमेटी के बारे में आपने इतना ध्यान रखना है। चलिए अब आगे आते हैं। आगे है हमारी ठक्कर कमेटी। देखिए ठक्कर कमेटी, अगर ध्यान से आप इस तस्वीर को देखें, ये आपका इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ में आपको ये आर्टिकल मिला है। इंदिरा गांधी शॉट डेड, है ना। आपको पता होगा कि उनको उनके सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा ही उनको असैसिनेट कर दिया गया था, इंदिरा गांधी जी को। अब मुद्दे की बात है, इसी के लिए कमेटी बनाएगी। उस कमेटी का नाम क्या? ठक्कर कमेटी। तो ठक्कर कमीशन का संबंध किससे है? असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी जी। ओके, अब यहाँ पे देखिए, जस्टिस ठक्कर कमीशन ऑफ इंक्वायरी हेडेड बाय जस्टिस मनोहर लाल प्राणलाल ठक्कर। सो दिस इज द पर्सन हु इज द हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर कमेटी। ओके, मकसद क्या है? टू प्रूव गांधी जी असैसिनेशन, इंदिरा गांधी असैसिनेशन। तो इस बात को याद रखना। हमारे एग्जाम में नॉर्मली सिंपल कमेटी पूछेंगे, पर्पस क्या? इनफ, इतना हमारे लिए काफ़ी रहेगा। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा लिब्रियन कमेटी, लिब्रियन कमीशन बनी है। अगर आप तस्वीर के बारे में थोड़ा सा समझ पाएँ, ये क्या है? ये बात करता है बाबरी मस्जिद डिमोलिश की। बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया, तो उसके लिए, उसकी जांच के लिए जो कमेटी बनाएगी, उस कमेटी का नाम है लिब्रियन कमेटी। ओके, लिब्रियन कमीशन कहते हैं इसको। तो इस बात को याद रखना। अयोध्या कमीशन ऑफ इंक्वायरी वॉज ए लॉन्ग रनिंग इंक्वायरी कमीशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इन्वेस्टिगेट द डिस्ट्रक्शन ऑफ डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखिए, बाबरी मस्जिद इन अयोध्या इन 1992 में जब अपना डिस्प्यूट हुआ था, लेड बाय रिटायर्ड हाई कोर्ट जज मिस्टर MS लाइब्रेरियन। किसने लीड किया हमको? मिस्टर MS लाइब्रेरियन ने हमें लीड किया। तो ये बात आपने इस पर्टिकुलर कमेटी के बारे में याद रखनी है। ओके, चलिए अब आगे आते हैं रंगनाथ कमीशन। रंगनाथ कमेटी की बात करते हैं। इस कमेटी का संबंध किससे है? देखो इस कमेटी का संबंध है आपका, देखिए, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी। भारतीय संविधान में जो बात करते हैं मिनॉरिटी की, अल्पसंख्यक, वो हम किस तरह डिसाइड करते हैं? 2 पैरामीटर है। एक पहला क्या है? पहला आपका धर्म के बेस पे, दूसरा आपका लैंग्वेज के बेस पे। आर्टिकल जो 29 है भारतीय संविधान का और 30 है, ये बात करता है मिनोरिटीज़ की। और 29 में बताया गया कि मिनोरिटी कितनी तरह की होंगी। ओके, अब यहाँ पे देखिए, तो नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक मिनोरिटी ऑल्सो कॉल्ड रंगनाथ मिश्रा कमीशन। यहाँ पे देखिए,
by Government of India on 29 October 2004 to look into the various issue related to linguistic and religious minority in India। तो इससे संबंधित जो मुद्दे हैं उसके लिए पर्टिकुलर कमेटी बनाई गई और इस कमेटी का हेड कौन है? मिस्टर रंगनाथ मिश्रा। तो आपने रंगनाथ मिश्रा के बारे में ये बात समझनी है, नंबर 1। नंबर 2, एक स्टूडेंट हमारी कमेटी आती है, उस कमेटी का नाम है सी रंगाराजन कमेटी। क्या नाम है? कमेटी का नाम है सी रंगाराजन कमेटी। अब इस कमेटी का संबंध किससे है? देखिए बात समझिएगा, एक टाइम पर हम जो बात करते हैं बैंकों की, तो बैंकों की सुविधाओं को देखते हुए हमें क्या करना? कंप्यूटराइजेशन करना चाहिए, बैंकों में कंप्यूटर को बढ़ावा देना चाहिए। इसी चीज़ को देखते हुए हमारा क्या एक कमेटी बनी, उस कमेटी का नाम क्या है? सी रंगाराजन कमेटी। तो इस बात को आप थोड़ा सा याद रखिएगा, हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखे जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा कोठारी कमेटी। कोठारी कमीशन का संबंध किससे है? देखिए ये बात देखिए, कोठारी कमीशन 1964 से 1966, इसका जो मतलब है नेशनल एजुकेशन कमीशन, हमारा एजुकेशन सिस्टम, उसके रिगार्डिंग जो प्रोविज़न है, जो हमारा बातचीत है, वो इस पर्टिकुलर कमीशन में की गई है। थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। कोठारी कमीशन वाज एडहोक। देखिए समझिएगा, एडहोक का मीनिंग क्या होता है? कमीशन जो कमेटीज़ होती है दो तरह की होती हैं, एक होती है स्टैंडिंग होती है, एक होती है एडहोक होती है। स्टैंडिंग कमेटी को इसको हम परमानेंट बोलते हैं, एडहोक को टेम्परेरी भी। टेम्परेरी मतलब जब जरूरत है तब बनाया, जब काम हो गया ख़त्म कर दिया, तो ये मतलब होता है एडहोक का। तो कोठारी कमीशन हमारी एडहोक कमीशन थी। किस काम के लिए? ये आपका 14 जुलाई 1964 को बनाई गई, ओके, और साथ में 29 जून 1966 को डिसॉल्व हो गई, ओके। इसके ये मेन चेयरपर्सन थे, उनका नाम था दौलत सिंह कोठारी। दौलत सिंह कोठारी वो द चेयरमैन ऑफ दिस पर्टिकुलर कमीशन। काम क्या है? एजुकेशन गार्डिंग। किसके लिए? ही वाज, देखो ये इनके बताया हुआ है कि उस समय क्या थे, ही वाज चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी, ओके। कोठारी कमीशन वाज द 6th कमीशन in the India post independence, or it was the first commission mandated to comprehensively deal with the education sector of India। और आपने समझना इसने किसके बारे में बातचीत की है? एजुकेशन सेक्टर ऑफ इंडिया। हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए ये बात है आपका कोठारी कमीशन के बारे में। अब आते हैं हमारी अगले कमीशन पे, 7th पे कमीशन। देखिए ये 7th पे कमीशन क्या होता है? बेसिकली देश में महंगाई को लेके जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते, पब्लिक सर्वेंट होते हैं, उनकी सैलरी में कुछ डिफरेंट पे कमीशन के द्वारा आपको बदलाव किया जाता है, बढ़ाई जाती है। तो 7th पे कमीशन का जो संबंध है इसी के रिगार्डिंग है। तो 7th पे कमीशन जो बनाया गया है, इसके जो हेड है, तो इनके नाम क्या है? ये मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी तब बनाया गया। मिस्टर इसके चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन थे जस्टिस AK सिंह माथुर, ओके। 25 सितंबर 2013 को इस पर्टिकुलर जो कमीशन का बनना होता है, कार्य क्या है? बताना है कि भाई कितना जो इनकम है वो बढ़ेगा। तो समझिएगा, तो ये बात इन्होंने बताया और यहाँ लिखा गया है 7th पे कमीशन वर इम्प्लीमेंटेड सिंस Jan 1 2016। मतलब जो भी इन्होंने बताया है कि रिकमेंडेशन दी है वो Jan 1 2016 से बड़ी होगी। और बताया इस रिकमेंडेशन के कारण क्या हुआ? लगभग 1 लाख करोड़ का जो कन से बजट है, जो कह सकते हैं आप वेट है, वो भारतीय सरकार पे आया है इस कमेटी कहने पे। तो ये 7th पे कमीशन आप समझ गए होंगे, हेड कौन है? मिस्टर AK सिंह माथुर, ये हमने ध्यान रखना। अब आगे आइए, आगे हमारी के सांथनम कमेटी। दिस कमेटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी। नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चन देखा भी जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है? आपने CBI का नाम सुना होगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सुबोध कुमार जायसवाल अब इनके हेड है, ओके। इसका डायरेक्टर है, 2 साल का डायरेक्टर इसका रहता है। दूसरे हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इन दोनों संस्थाओं की बात करते हैं, जो उत्पत्ति है किस कमेटी के कहने पे हुए है या किस कमेटी का संबंध इन दोनों के ओरिजिन से है। तो याद रखना, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड CBI, द आंसर विल बी कि सांथनम कमेटी। तो ये कमेटी भी हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि CBI आए गए दिन न्यूज़ में रहते हैं और हम सभी बेहतर जानते हैं CBI क्या है। इट इज़ नीदर ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉट स्टैट्यूटरी बॉडी, ओके, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम आते हैं, देखिए स्टूडेंट बताना चाहेंगे, दिल्ली जुडिशरी के लिए हम स्पेशल लीगल जिकल की टेस्ट सीरीज लेके आए हैं, ओके। इसमें हमने क्या किया है, जो पैटर्न चेंज हुआ है DGS का, जिसमें बोला गया है कि लीगल जीके के ऊपर
आपका खास ध्यान दिया जाएगा। उसी के हिसाब से हमने ये टेस्ट सीरीज डिज़ाइन की है। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते काफ़ी जेन्युइन फीस में हम ये टेस्ट सीरीज बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके लिए आप करना क्या है, आपने जो हमारी ऐप है स्टडीज़ की, इस ऐप को ज्वाइन कर लीजिए। अन्यथा आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा नंबर यहाँ पे दिया गया है इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए और ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे अब दूसरी कमेटी है विवेक जोशी कमेटी। इस कमेटी के बारे में ख़ास बात क्या है, देखिए अगर आप थोड़ा सा अगर आपको चेक करें जीके तो आप इनको जानते हैं, इनको क्या बोलते हैं, आयरन लेडी ऑफ इंडिया। क्या नाम है इनका, इरोम शर्मिला। देखिए इन्होंने काफ़ी लंबे समय के लिए, खासकर ये मणिपुर से संबंध रखती हैं। अभी अभी इन्होंने जो फास्ट था इनका, बिना कुछ खाए पिए ये बैठे हुए थे फास्ट पे, है ना। किसके लिए, क्योंकि मणिपुर में कुछ एक एक्ट चल रहा है, वो कौन सा है, आर्म फोर्स स्पेशल पुलिस एक्ट। तो ये आपका एक्ट है, सॉरी आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये पर्टिकुलर एक्ट है ये आपका मणिपुर में चल रहा था, जिस कारण से इन्होंने बोला कि इस पर्टिकुलर एक्ट को हटाया जाए और काफ़ी टाइम तक इन्होंने वहाँ पे अपना फास्ट पे किया और अपना विरोध भी दिखाया। अब इसके बारे में जो आपका ये पर्टिकुलर कमेटी है विवेक जोशी कमेटी, ये इसी कानून के रिगार्डिंग बनी थी कि जो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है 1958 ये हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। तो ये बात है, तो विवेक जोशी कमेटी के बारे में ध्यान रखिएगा। अभी अगर आप थोड़ा सा करंट अफेयर को ध्यान से पढ़ते हैं, देखा गया है कुछ टाइम पहले नागालैंड में कुछ मिलिट्री के द्वारा, सेना के द्वारा जो सिविलियंस है, वहाँ के जो आम नागरिक हैं, उनके ऊपर भी कुछ, उनकी गाड़ियों के ऊपर भी कुछ ऐसी गतिविधियाँ हुई, गोलियाँ चली थी, जिस कारण कुछ लोग मारे गए। जिस कारण से लगातार ये बात उठ रही थी कि जो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, आपसा बोलते हैं इसको हटाया जाना चाहिए। ओके, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब विवेक जोशी कमेटी इसी काम के लिए बनाएगी। और एक और बात, जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कुछ टाइम पहले ही करंट अफेयर में न्यूज़ में क्या आया है कि जो हमारी अभी गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि जो जहाँ पे हमारा ये लगा हुआ है, कौन सा एक्ट, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958, वहाँ से हम कुछ पर्टिकुलर जिलों से रिमूव कर रहे हैं। पहले बात समझिएगा ये कहाँ कहाँ लगा हुआ है, नागालैंड, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, इन 4 स्टेट में नॉर्थ ईस्ट में ये पर्टिकुलर हमारा ये एक्ट लगा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, अब यहाँ पे कुछ जो देख पा रहे हैं असम, मणिपुर, नागालैंड, इनके कुछ जो पर्टिकुलर ज़िले हैं जहाँ से इस पर्टिकुलर एक्ट को रिमूव किया जा रहा है। कौन कौन से, असम की बात करें 23 डिस्ट्रिक्ट है, मणिपुर के 7 डिस्ट्रिक्ट है और नागालैंड के 6 डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ से इस पर्टिकुलर एक्ट को रिमूव किया जाएगा। देखो ये एक्ट के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, इस एक्ट से इनको इतना क्यों बुरा लग रहा है। बेसिकली इसके जो प्रोविज़न है वो क्या बोलते हैं, वो खासकर मिलिट्री को, जो मिलिट्री आर्मी है ना, मिलिट्री को, हमारी सेना को, उसको कुछ स्पेशल पावर प्रोवाइड करते हैं। कैसे, इसका एक पर्टिकुलर सेक्शन है, तो उस सेक्शन के अंतर्गत क्या होता है, जो डिस्टर्ब एरिया है तो वहाँ पे मिलिट्री के पास विशेष पावर आ जाती है। दे कैन किल एनी पर्सन, दे कैन अपना, जहाँ लगता है कि डिस्टर्ब एरिया है तो वहाँ पे गोली चला सकते हैं। इवन जो ये सेना काम कर रही है इसके लिए इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये बात करता है आपका ये पर्टिकुलर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इसी कारण से इसको हटाने की बात की जा रही थी। एग्ज़ाम पर्पज़ से आपने कमेटी का नाम नंबर 1, नंबर 2 कहाँ का लगा हुआ और याद रखना। और जीके के लिए आपका आम नॉलेज के लिए इरोम शर्मिला के बारे में बताना चाहिए। शी इज़ अ मेन पर्सन जो मणिपुर से बिलोंग करती है। क्योंकि अभी हुआ क्या है, जो मणिपुर के सीएम है उनका नाम है एन बीरेन सिंह। उन्होंने बोला कि हम इनको सम्मानित करेंगे। इन्होंने काफ़ी टाइम तक काफ़ी कुछ खोया है, अपने जीवन का काफ़ी लंबा समय इन्होंने मणिपुर लोगों के लिए इस पर्टिकुलर एक्ट को हटाने में लगाया है। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे आते हैं। आगे है सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी। अब सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी क्या है, देखिए आपने 2 कमेटी यहाँ पे जा रखनी है। ये देखिए ये कौन है, ये हमारी इंदु मल्होत्रा जी, इंदु मल्होत्रा और सुधीर का सक्सेना कमेटी। इन दोनों कमेटी का संबंध क्या है, अगर आपको पता हो 5 जन को ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ 5 जन को हमारे माननीय पीएम जी कहाँ गए थे, पंजाब गए थे। और जिस कारण से एक मुद्दा उठा था सिक्योरिटी ब्रीच का, है ना, सिक्योरिटी ब्रीच का मुद्दा उठा, कहा गया कि जहाँ पे चूक हुई है किसको लेके, इनकी सिक्योरिटी को लेके, इनकी सुरक्षा को लेके,
इसी के रिगार्डिंग जो कमेटी बनाई गई है, तो दो कमेटी नहीं भूलनी है। एक है सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी और दूसरी है इंदु मल्होत्रा कमेटी। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। चलिए अब आगे आते, आगे है सुदर्शन सेन कमेटी। सुदर्शन सेन कमेटी, इसका संबंध क्या है? इसका संबंध है आर्क से। किससे? आर्क से। भैया आर्क क्या होता है? आर्क की फुल फॉर्म होती है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। देखो ये किसने बनाया? ये बनाया आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने बोला कि हमें इसके बारे में थोड़ा सा एक कमेटी बनाइए कि थोड़ा सा गाइड कीजिए हमें क्या करना चाहिए। कमेटी काम ही होता है एडवाइस करना होता है। किसको एडवाइस करेंगे? आरबीआई को। अब मुद्दे की बात है कि ये आर्क क्या होता है, ये आर्क क्या होता है। इससे पहले आप समझिए ये एसेट क्या होता है। देखो अगर आम भाषा में बात करें तो आप कहेंगे सर एसेट का मीनिंग होता है संपत्ति। लेकिन बात करता हूँ अगर बैंकिंग की बात करें, बैंकिंग के हिसाब से जो बैंक के लिए एसेट की परिभाषा क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जिससे बैंक को क्या होता है? अर्निंग होती है, तो वो क्या होता है? उसका आपका एसेट होता है। अब कॉमन सेंस है, बैंक को अर्निंग कहाँ से होती है? जो लोन देता है, जो लोन पे इंटरेस्ट होता है, उसी से क्या होता है? उसकी इनकम होती है। अब मुद्दे की बात है, अगर आपको पता हो कभी कभी क्या होता है, बैंक लोन देता है लेकिन किसी कारण से बैंक के जो लोन की इंस्टॉलमेंट है, इंटरेस्ट है, वो सही टाइम पे नहीं आता और कभी कभी इतना बुरा हो जाता है कि काफ़ी लंबे टाइम से वो उनको इनकम या इंटरेस्ट आना बंद हो जाता है। अब जो ऐसे लोन होते हैं जो इसको हम क्या बोलते हैं? बैड लोन ही बोला जाता है। ओके, इन लोन को क्या करते हैं? अब बैंक क्या करेगा? अगर बैंक इनसे अपना हिसाब तब करेगा तो बैंक अपना काम कब करेगा? तो होता क्या है, कुछ कंपनीज होती हैं, ये कंपनी क्या करती है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि बैंक ने किसी व्यक्ति को लोन दिया हुआ 10 लाख। अब किसी कारण से ये व्यक्ति लोन नहीं दे पाया तो बैंक ने क्या किया? ये डिफॉल्टर बन गया, इसकी जो प्रॉपर्टी जो भी है अपने पोसेशन में ले ली। अब बैंक के लिए प्रॉपर्टी क्या करेगा? बिल्डिंग भी करवाई, नहीं बिकी, है ना। तो मुद्दे की बात है, तो ये भाई साहब जो आते हैं, ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, तो इनको ये क्या करते हैं? ये बैंक के पास जाते हैं और बैंक को बोलते हैं बैंक हम आपसे ये लोन है वो लेना चाहेंगे, बाय करना चाहेंगे। और बाद में ये कंपनी जो होती है जिसको हम आर्क बोलते हैं, ये कंपनी बैंक से ये लोन काफ़ी कम अमाउंट पे लेते हैं। ओके, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का ये रोल होता है। और याद रखिएगा 100 करोड़ का आपका मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड होता है अगर आपको एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी खोलनी है। और इसमें आई थिंक 100% FDI अलाउड है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये आपका कमेटी काम है, सुदर्शन सेन कमेटी। संबंध किससे है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा जस्टिस AK राजन कमेटी। देखिए अगर आप ध्यान से देखें आप समझ गए होंगे नीट एग्ज़ाम, है ना। तो इसका एग्ज़ाम क्या है? इसका मतलब इस पर्टिकुलर कमेटी का संबंध किससे? नीट एग्ज़ाम। आप सभी जानते हैं नीट एग्ज़ाम क्या होता है। जो बच्चे खासकर मेडिकल एग्ज़ाम को तैयारी करते हैं तो उनको पता होगा कि +2 के बाद एग्ज़ाम होता है नीट का, है ना, उनके फर्दर फ्यूचर के लिए इस सेगमेंट में। तो यहाँ पे जो जस्टिस AK राजन कमेटी, इसका कार्य इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम से ये ध्यान रखना। तो बताया गया क्या हिसाब किताब करना है, क्या नहीं करना है। ओके, यहाँ पे मैंने जो पहले वाला मैटर है रिपीट कर दिया, इसको आप कृपया ध्यान दीजिएगा। आंसर आपने यहाँ देखा नीट एग्ज़ाम के लिए। अब चलिए अब आगे आते हैं। आगे है हमारी जस्टिस BP काटके कमेटी। देखिए ये काटके साहब की कमेटी, इसका संबंध किससे है? देखो ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि हमारा एक नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क का नाम है डिब्रू शेखो नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क पड़ता कहाँ है? ये पड़ता है हमारा असम में। ओके, असम में ये नेशनल पार्क है। अब इस पर्टिकुलर कमेटी को इसी नेशनल पार्क के बारे में कोई रिकमेंडेशन देनी थी। क्यों? सुप्रीम कोर्ट फॉर्म एन एक्सपर्ट कमेटी टू असेस द डैमेज एंड द कॉस्ट ऑफ डिब्रू शेखो नेशनल पार्क एंड सराउंडिंग फ्रेजाइल एरिया ऑफ असम विच वर डैमेज इन द बागिजान बॉल आउट इन मई 2020। अब हुआ क्या, इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क में कुछ एनवायरनमेंट को रिगार्डिंग, खासकर मैं डिब्रू शेखो नेशनल पार्क है, उसमें कुछ ऐसी गतिविधि देखी गई जिस कारण से इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क को नुकसान पहुंचा है। तो बस आपने यहाँ पे इतना ध्यान रखना है, जस्टिस BB काटके कमेटी किसके लिए बनाएगी? डिब्रू शेखो नेशनल पार्क। और आपकी आम ज्ञान के लिए, साधारण नॉलेज के लिए इतना ध्यान रखिएगा कि डिब्रू शेखो नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? हमारा असम में पड़ता है। हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी देखे जाते हैं। चलिए अब आगे आते हैं। आगे है जस्टिस R रविंद्रन कमेटी। देखिए जस्टिस R रविंद्रन कमेटी अभी न्यूज़ में क्यों है? आपको पता होगा पेगासस, है ना। पेगासस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है
क्या इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्पाईवेयर। क्या बोलते हैं? स्पाईवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका यूज़ क्या होता है, किस काम के लिए? जासूसी के लिए, उसको हम बोलते हैं स्पाईवेयर। तो जिस कारण से ये आपका इजराइल से लिया है, ये कहा गया है कि भारत सरकार ने इजराइल से लिया, किस कार्य के लिए? हमारे लोगों की जासूसी करवाने के लिए। तो ये मुद्दा आपका पहुंचा कोर्ट में चल रहा है। तो इसी के लिए आपको ये पर्टिकुलर कमेटी बनाई गई है, जस्टिस आर वी रविंद्र कमेटी, तो ध्यान रखना। और बाकी पेगासस का जो केस है मनोहर लाल, तो भी याद रखना, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कस्तूरी रंजन कमेटी। देखो ये कमेटी, दो कमेटी है, कस्तूरी रंजन कमेटी और गडगिल कमेटी। इन दोनों कमेटी का संबंध किससे है? वेस्टर्न घाट। देखो थोड़ा सा आपको मैं आइडिया दे देता हूँ, वेस्टर्न घाट क्या होता है, ईस्टर्न घाट क्या होता है। ये देखिए, ये हमारे प्यारे भारत का मैप है, ये हमारा फिजिकल मैप है। अगर यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा इंडिया है, ये इंडिया भारत का, ये बात साउथ का पोर्शन आता है, साउथर्न है ना, पेनिसुलर इंडिया बोलते हैं। ये हमारा श्रीलंका है। आजकल श्रीलंका काफ़ी, वहाँ भी काफ़ी अनस्टेबिलिटी आई हुई है, पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी आई हुई है, ठीक है जी। ऊपर रशिया यूक्रेन, उनका तो चल ही रहा है पंगा, है ना। तो ये समझिएगा, यहाँ पे बेसिकली ये वाला एरिया देख पा रहे हैं, ये वाला जो हमारे वेस्टर्न एरिया है, यहाँ पे जो इस एरिया को बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स। यहाँ पे काफ़ी अच्छी बारिश होती है, जिस कारण से क्या है, यहाँ पे आपको पेड़ पौधे वनस्पति काफ़ी अच्छी मात्रा में देखने को मिलती है। अब हुआ क्या, इस पर्टिकुलर एरिया की इम्पोर्टेंस को देखते हुए कुछ कमेटी बनाएगी। वो कमेटी कौन कौन सी है? कस्तूरी रंजन कमेटी और गडगिल कमेटी। अभी ये दोनों कमेटी न्यूज़ में भी थी। अब ये कमेटी बोलती क्या, पहले बात समझ लेना, कस्तूरी रंजन कमेटी और गडगिल कमेटी, दोनों का संबंध किससे है? दोनों का संबंध है किससे? वेस्टर्न घाट। किससे है? वेस्टर्न घाट से दोनों का संबंध है। अब मुद्दे की बात है, अब ये कमेटी न्यूज़ में क्यों आई है, थोड़ा देख लेते हैं। अब हुआ क्या, द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हैज़ इन्फॉर्म द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट द स्टेट इज अपोज टू द कस्तूरी रंजन कमेटी रिपोर्ट ऑन वेस्टर्न घाट्स। मतलब क्या है, कर्नाटका क्या कह रहा है? कर्नाटका कहती है कि जो वेस्टर्न घाट के ऊपर, इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर जो रिपोर्ट दी हुई है, किसने? कस्तूरी रंजन कमेटी की, हम उसको मानते नहीं, हम उसको अपोज करते हैं। अब भैया अपोज करने का मकसद क्या है? इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कस्तूरी रंजन कमेटी कहती क्या है, समझिएगा। देखो कस्तूरी रंजन कमेटी ने क्या बोला है, ये बात करती है, ये जो आपका जो एरिया है ना वेस्टर्न घाट, इसको प्रोटेक्ट करने की बात करती है। वो क्या कहते हैं कि भाई इतना जो एरिया है 1,64,280 स्क्वायर किलोमीटर वेस्टर्न घाट का, इसमें कौन कौन सी स्टेट आती है? इसमें मेन रूप से हमारे 6 स्टेट, कौन कौन सी? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये आपकी 6 स्टेट आती है। तो इसका एरिया कवर आता है। तो वो क्या करते हैं कि इस एरिया को आपने क्या करना है, इस एरिया को आपने स्पेशल नाम देना। वो स्पेशल क्या नाम होगा? डिक्लेयर्ड एज इको सेंसिटिव एरिया। क्या? इको सेंसिटिव एरिया। अब इको सेंसिटिव एरिया कहने का मीनिंग क्या है कि इस पर्टिकुलर एरिया में कोई जो गतिविधि है ना, इसको अपना ख़राब करने की, इसको नुकसान पहुंचाने की, वो आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर देखा जाए तो ये टोटल 37% एरिया बनता है किसका? वेस्टर्न घाट का। तो ये फंडा है जो आपने ध्यान रखना है, ठीक है जी, इस पर्टिकुलर कमेटी के बारे में। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कस्तूरी रंजन कमेटी और गडगिल, दो कमेटियाँ हैं। देखो गडगिल और कस्तूरी रंजन, देखो पहली बात है ना, गडगिल कमेटी तब भी अच्छी थी, गडगिल कमेटी ऐसा, कस्तूरी रंजन कमेटी तब भी बढ़िया थी। क्यों? देखो कस्तूरी रंजन कमेटी क्या बोलती है कि 37%, कि 37% एरिया क्या बोला है आपका सेंसिटिव जोन। जो रिमेनिंग आपका 63% एरिया है, वहाँ पे आप ह्यूमन सेटलमेंट जो करना चाहते हैं, खेती बाड़ी करना चाहते हैं, वो अलाउड किया गया। लेकिन जो आपका पहले कमेटी थी गडगिल वाली, उसने क्या, उसने इंटायर वेस्टर्न घाट, उस पूरे के पूरे एरिया को क्या किया था, इसको आपका सेंसिटिव जोन बोल दिया था, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। ओके, नंबर 1। नंबर 2, और साथ में इन्होंने क्या बोला था, जो आपका गडगिल कमेटी थी, इसने बोला था जो आपका नीचे का तबका है, जिसको इसको इनकी अप्रोच को बोलते हैं बॉटम अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच मीन जो आपकी लोकल अथॉरिटी है, उनको बोलिए कि आप इसमें अपना रोल प्ले कीजिए, जैसे ग्राम सभा होती है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ बोला गया कि आपकी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, जो गवर्नमेंट है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इस एरिया को प्रोटेक्ट करने की। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन these two committees. Okay, for our exam purpose, what you have to remember? You have to remember that these two committee belongs to Western Ghat.
ओके, बाकी क्या होगा मैं आपको बता चुका, और वेस्टर्न घाट कहाँ आता है वो भी बता चुका, और कितनी स्टेट्स आती हमारी इसमें 6 स्टेट्स इसमें आएंगी। ओके, चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफ़ी है। लेक्चर ख़त्म करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं, जिन बच्चों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है स्टडीज़ का, कृपया आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। ओके, नंबर 1। नंबर 2, आप हमसे अन्य जो माध्यम है, भले वो इंस्टाग्राम है, भले ही वो आपका टेलीग्राम है, भले ही आपका यूट्यूब है, भले ही और भी कई माध्यम, इसके द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं। इस माध्यम के द्वारा हम जो भी कंटेंट होता है बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको आप मिस मत करिएगा। और बाकी जिन बच्चों ने चैनल को लाइक नहीं किया कृपया लाइक कर दीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा कंटेंट है ज़्यादातर बच्चों के पास पहुंच पाए। ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।